Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is न्यू रिएक्टर पावर बाय सन। तो जो नया रिएक्टर है इसको पावर किया जाएगा सन की मदद से। तो जानेंगे इस रिएक्टर के बारे में हम। Researchers from the University of Cambridge, UK, have developed a system that can transform plastic waste, PET, and greenhouse gases into sustainable fuel and other valuable products using just the energy from the sun. जो रिसर्चर है यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने डेवलप किया एक सिस्टम को जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है प्लास्टिक वेस्ट, पीईटी और ग्रीन हाउस गैसेस को सस्टेनेबल फ्यूल पे और अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में उपयोग करके सिर्फ सन के एनर्जी का। The researchers developed an integrated reactor with two separate compartments, one for plastic and one for greenhouse gases. The reactor used a light absorber based on perovskite, a promising alternative to silicon for next generation solar cell. और जो रिसर्चर है उन्होंने डेवलप किया है एक इंटीग्रेटेड रिएक्टर को दो सेपरेट कंपार्टमेंट में, एक होगा प्लास्टिक के लिए और दूसरा होगा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। रिएक्टर उपयोग करेंगे लाइट एब्जॉर्बर बेस पेरोस्काइट का, जो कि एक प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव है सिलिकॉन का नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल के लिए। Generally, CO2 conversion require a lot of energy, but with this system, basically you just shine a light at it and it start converting harmful product into something useful and sustainable. और जनरली क्या होता है, जो CO2 कन्वर्जन होता है उसके लिए आवश्यकता होती है बहुत सारी एनर्जी की, लेकिन ये जो सिस्टम है बेसिकली ये शाइन कर रहा है लाइट से और ये स्टार्ट कर रहा है कन्वर्ट करना हार्मफुल प्रोडक्ट को कुछ यूजफुल और सस्टेनेबल पे। पॉलीइथिलीन टेराफ्थ्रेलेट पीईटी प्लास्टिक। तो हम जानेंगे पीईटी प्लास्टिक के बारे में। इट इज अ थर्मोप्लास्टिक विच इज मेलिएबल अंडर हीट। इट इज नोन टू लीच ट्राइऑक्साइड एंड थैलेट विथ एंटीमोनी। ये थर्मोप्लास्टिक है जो कि मेलिएबल है हीट के प्रेशर पे। ये जाना जाता है लीच ट्राइऑक्साइड के कारण और थैलेट विथ एंटीमोनी के कारण, जो कि एक हेल्थ थ्रेट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट निकल एलॉय कोटिंग। तो हम जानेंगे कोरोजन रेजिस्टेंट निकल एलॉय कोटिंग के बारे में, जो यहाँ पे बताया गया है। पीआईबी का जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोरिजन होगा वहां पे। अब न्यू मेथड ऑफ डिपोजिशन ऑफ निकल एलॉय कोटिंग ऑन हाई परफॉर्मेंस मटेरियल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कैन रिप्लेस एनवायरमेंटली टॉक्सिक क्रोम कोटिंग। जो एक नया मेथड है डिपोजिट करने का निकल एलॉय कोटिंग को हाई परफॉर्मेंस मटेरियल के ऊपर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का, ये रिप्लेस कर सकता है एनवायरमेंटली टॉक्सिक क्रोम कोटिंग को। The coating obtained are also highly corrosion resistant and useful for the plastic wear. और ये जो कोटिंग जिसको ऑब्टेन किया गया है ये बहुत ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट है और यूजफुल है प्लास्टिक वेयर के लिए। व्हाट इज क्रोम प्लेटिंग? ये क्रोम प्लेटिंग होता क्या है? Chrome plating, less commonly chromium plating, is a technique of electroplating a thin layer of chromium onto a metal object. जो क्रोम प्लेटिंग है ये एक लेस कॉमनली क्रोमियम प्लेटिंग ही है। ये एक टेक्निक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का थिन लेयर क्रोमियम का मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर। द क्रोम लेयर कैन बी डेकोरेटिव, प्रोवाइड कोरोजन रेजिस्टेंस, ईज ऑफ क्लीनिंग और इंक्रीज सरफेस हार्डनेस। और ये जो क्रोम लेयर है ये डिकोरेटिव होता है, ये प्रोवाइड करता है कोरोजन रेजिस्टेंस को, आसानी से क्लीन हो सकता है और इंक्रीज करता है सरफेस के हार्डनेस को। इश्यू विथ क्रोम प्लेटिंग, फिर क्या प्रॉब्लम है क्रोम प्लेटिंग को लेके? क्रोमियम कंटेन हेक्सावैलेंट क्रोमियम विच इज ए नॉन कार्सिनोजेन। क्रोमियम जो है ये कंटेन करता है हेक्सावैलेंट क्रोमियम को, जो कि जाना जाता है कार्सिनोजेन प्रॉपर्टीज के कारण। The plating process use lead which can be absorbed through the skin and can cause liver, organ and brain damage. Cyanide is very toxic. जो प्लेटिंग का प्रोसेस है उसमें लीड का उपयोग हो रहा है जो कि अब्जॉर्ब हो सकता है स्किन पे, जिसके कारण लीवर, ऑर्गन या ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। और जो साइनाइड है वो भी काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ये सबसे बड़ा इश्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रिंट स्कीम। तो हम जानेंगे स्प्रिंट स्कीम के बारे में। रिसेंटली इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वान्स अंडर स्प्रिंट, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इनिशिएटिव टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ निच डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय डोमेस्टिक कंपनी। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने साइन किया एक एग्रीमेंट को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वान्स के लिए स्प्रिंट के अंतर्गत सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि एक इनिशिएटिव है जो प्रमोट करेगा डेवलपमेंट को निच डिफेंस टेक्नोलॉजी का डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा। This is the 50th contract under Sprint which aims at developing of 25 indigenous technology by the industry for the Navy by August 15, 2023 as a part of आजादी का अमृत महोत्सव। और ये जो है आपका 50th कॉन्ट्रैक्ट है स्प्रिंट के अंतर्गत, जिसका मकसद है डेवलप करना 25 इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के लिए नेवी का अगस्त 15, 2023 तक, जो कि हमारा पार्ट है आजादी का अमृत महोत्सव का ही। व्हाट इज स्वार्मिंग इन डिफेंस?
स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है डिफेंस में? द मेन इंटेंट ऑफ द स्वार्म वुड बी टू फोर्स द एनिमी टू बी कॉन्फ्रंटेड विथ मल्टीपल न्यू थ्रेट फ्रॉम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन। जो मेन इंटेंट है स्वार्म का कि वो फोर्स करे एनिमी को कि वो कॉन्फ्रंट करे मल्टीपल न्यू थ्रेट और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन से। द स्वार्म वुड एम एट द साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन ऑफ द एनिमी मोर देन इट्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन। और जो स्वान है इसका मकसद है साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन करना एनिमी का, फिजिकल डिस्ट्रक्शन से ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुजरात हड़प्पन नेक्रोपोलिस रिवील डेथ रिचुअल ऑफ 5000 ईयर अगो। तो जो आपका गुजरात हड़प्पन नेक्रोपोलिस है इसने बताया है डेथ रिचुअल जो था 5000 ईयर्स अगो इसके बारे में। तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, फिर नेक्रोपोलिस के बारे में भी समझेंगे। ये एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री प्लस मेंस दोनों में ही। एक्सकवेशन एट वन ऑफ द बिगेस्ट नेक्रोपोलिस एट जूना काटिया विलेज कच्छ गुजरात शो रोल्स ऑफ ग्रेव विथ वैल्यूएबल आइटम्स सच एज सिरेमिक पॉट, बीडेड ज्वेलरी एंड एनिमल बोन्स एक्सेट्रा। जो एक्सकवेशन किया जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट नेक्रोपोलिस पे जूना काटिया विलेज में कच्छ गुजरात के, इसमें देखा गया है ग्रेव्स जहां पे वैल्यूएबल आइटम्स मिले हैं जैसे कि सिरेमिक पॉट, बीडेड ज्वेलरी, एनिमल बोन्स एक्सेट्रा। They date back to 3200 BCE to 2600 BCE, predating several other Harappan sites. और ये जो आपका 3200 BCE से 2600 BCE पुराना है, जो कि दर्शाता है बहुत सारे अदर हड़प्पन साइट को भी। Dholavira, a UNESCO World Heritage Site in Gujarat, has a cemetery in and around the town, but no major habitation has been discovered around जुआन खाटिया। डोलावीरा जो कि आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात का, वहां पे बहुत सारे सिमेट्री इन एंड अराउंड है टाउन के, लेकिन कोई भी मेजर हैबिटेशन जो है वो नहीं अभी तक डिस्कवर हुआ है जुआन खातियान पे। व्हाट इज नेक्रोपोलिस? ये नेक्रोपोलिस होता क्या है? A necropolis is a large design cemetery with elaborate tomb monument. The name stems from the ancient Greek meaning city of the dead. The pyramid at Giza in Egypt is an example of necropolis. It is the tomb of Egyptian pharaoh. जो नेक्रोपोलिस होता है वो एक लार्ज डिजाइन सिमेट्री जिसका इलाबोरेट टॉम मोन्यूमेंट होता है। ये जो नेम है इसका रूट आपका एंशिएंट ग्रीक से है जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ द डेड। जो पिरामिड है आपका गीजा इजिप्ट का, ये एक एग्जांपल है नेक्रोपोलिस का ही। जो ये आपका टॉम है इजिप्टियन फरोआ का। ब्यूरियल प्रैक्टिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका ब्यूरियल प्रैक्टिस होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, इसको हम समझते हैं। 3 फॉर्म ऑफ ब्यूरियल्स वर फाउंड एट मोहनजोदारो, कंप्लीट, फ्रैक्शनल एंड पोस्ट क्रीमेशन। 3 टाइप का ब्यूरियल का जो कि पाए गए थे मोहनजोदारो पे, कौन कौन सा? कंप्लीट, फ्रैक्शनल और पोस्ट क्रीमेशन। पोस्ट क्रीमेशन उन ब्यूरियल्स प्रीडोमिनेंट इन दी मोहनजोदारो एरिया। जो आपका पोस्ट क्रीमेशन उन ब्यूरियल था ये डोमिनेट कर रहा था मोहनजोदारो के एरिया पे। पोर्ट अन बोरियल्स आर फाउंड एट कालीबंगन, जो आपका पोर्ट व अन बोरियल्स ये पाए गए थे कालीबंगन पे। और सोनौली इट इज द बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड इज नोन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिमेट्री। ये आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी का, ये जाना जाता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए हड़प्पन सिमेट्री के। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल्स ऑफ बोन्स और एसेस, तो आपका पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल है बोन या एसेस का, ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है ब्यूरियल कस्टम का इंडस वैली का। The head of the dead was normally laid toward the north and commonly used item were used as grave goods which are buried along with the dead. और जो हेड है डेड का इसको नॉर्मली रखा जाता था नॉर्थ के तरफ, और कॉमनली यूज आइटम जो थे उसको यूज किया जाता था ग्रेव गुड्स के तौर पे, जिसको बरिड किया जाता था डेड के साथ ही। अदर फाइंडिंग्स जो वहां पे पाए गए वो क्या क्या थे? ब्रिक्स चैम्बर एंड सिस्ट कालीबंगन, तो जो ब्रिक्स चैम्बर और सिस्ट है ये कालीबंगन से पाए गए। वुडन कॉफिन हड़प्पन से पाए गए। पेयर ऑफ स्केलेटन लोथल से। और ब्यूरियल ऑफ मैन एंड डॉग कहां से? रोपर से। तो ये कहां से क्या पाए गए? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग ब्यूरियल प्रैक्टिस, क्या इंपॉर्टेंस है जो हम स्टडी कर रहे हैं ब्यूरियल प्रैक्टिस का? A study of its burial rite, ritual and custom has revealed many details about life in this culture. जो एक स्टडी है ब्यूरियल राइट, रिचुअल और कस्टम का, ये बताता है बहुत सारा डिटेल्स को लेकर उनके लाइफ के बारे में और उनके कल्चर के बारे में। They demonstrate that around the world, ancient afterlife items are buried along with the body in almost all the civilization. ये दर्शाता है कि पूरे विश्व में ही जो एंशियंट आफ्टरलाइफ आइटम था इसको बरी किया जाता था बॉडी के साथ ही हर एक ज्यादातर सिविलाइजेशन पे। जेंडर डिफरेंस की अगर हम बात करें, अ हायर नंबर ऑफ वोटी पोट ऑफरिंग पोट इन मेल ग्रेव्स इंडिकेट वुमेन वे आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मेल सिटीजन। एक हायर नंबर था वोटी पोट का जो कि ऑफरिंग पोट था, इसमें मेल ग्रेव्स में इंडिकेट करता है कि वुमेन जो थे उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा था इक्वल मेल सिटीजन के जैसे। सो मल्टीपल क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस थे। ऑर्नामेंट वेर फाउंड ऑन वुमेन ऑफ मल्टीपल सोशल क्लासेस इंक्लूडिंग नेकलेस एंड बैंगल मेड ऑफ कॉपर, सेल एंड जेमस्टोन। और जो ऑर्नामेंट थे वो पाए गए थे वुमेन पे मल्टीपल सोशल क्लासेस के, ये इंक्लूड करता है नेकलेस बैंगल्स को जो कि बना हुआ था कॉपर, सेल या जेमस्टोन से। कनेक्शन विद अदर सिविलाइजेशन, जो कनेक्शन था इनका अदर सिविलाइजेशन के साथ। आर्कियोलॉजिस्ट करेंटली प्रिज्यूम द ऑब्जेक्टिव इन वोटिव पोट वेयर टू सर्व द इंडिविजुअल इन द आफ्टर लाइफ। सम ब्यूरियल कस्टम आर सिमिलर टू देयर कॉन्टेम्पोररी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट है वो करेंटली प्रिज्यूम कर रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव था वोटिव पोट्स के पीछे कि वो सर्व करे इंडिविजुअल को लाइफ के बाद भी। कुछ जो ब्यूरियल कस्टम है वो सिमिलर थे कॉन्टेम्पोररी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जैसा ही।
ज्वान कार्टियर डिमोन्स्ट्रेट करता है जो ट्रांजिशन था अर्थ माउंट बुरियल से स्टोन ग्रेव्स की ओर, ये ज्वान खातिया में दर्शाया गया है। The pottery had features and style similar to those excavation from earlier हड़प्पा साइट इन सिंध एंड बालूचिस्तान पाकिस्तान। और ये जो पोट्री है सॉरी ये दर्शाता है सिमिलर जो कि एक्सकेवेट किया गया था और ये हड़प्पियन साइट सिंध और बालूचिस्तान पाकिस्तान से उसको दर्शा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी हम जान ले। जो सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये आपका रेंज करता है एग्जिस्टिंग एनीवेयर 5500 बीसी से 1700 बीसी तक। ये जो सिविलाइजेशन था ये अपने पीक मैच्योरिटी पे था 2600 बीसी से 1600 बीसी के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो संस्था उनके द्वारा और कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज किया गया हम इसको भी देखेंगे, और क्या रिपोर्ट में रैंकिंग व क्या बताया गया इसको अच्छे से समझेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने रिलीज किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को 2023 के लिए। की फाइंडिंग्स इसका क्या है, मेजर ग्लोबल रिस्क इन द नेक्स्ट 2 ईयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट 2 ईयर पे जो मेजर ग्लोबल रिस्क होगा वो क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट 10 ईयर की अगर हम बात करें तो फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स। यानी नेक्स्ट 10 ईयर के लिए जो रिस्क क्या है, तो हम नहीं मिटिगेट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान और इकोसिस्टम कोलैप्स जो होगा। मेजर रिस्क भारत के लिए क्या है, डिजिटल इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन फॉर रिसोर्स, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेब्ट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट। उनका मानना है भारत के लिए जो मेजर रिस्क है वो डिजिटल इनइक्वालिटी होगा, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन होगा रिसोर्स के लिए, जो राइजिंग कॉस्ट है लिविंग का, डेब्ट क्राइसिस हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया और एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया। Technologies such as artificial intelligence, quantum and biotechnology are going to accelerate the inequality and digital divide if no action is taken to mitigate it। और जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये एक्सेलरेट कर देंगे, इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देंगे, डिजिटल डिवाइड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया मिटिगेट करने को लेकर। तो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क की अगर हम बात करें तो कोविड-19 और यूक्रेन वार ने रिजल्ट किया है राइजिंग इन्फ्लेशन को। रैपिड नॉर्मलाइजेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हुआ है, ग्रोथ रेट में काफी कमी देखी गई है और लो इन्वेस्टमेंट का इरा आ गया है। Miscalibration between monetary and fiscal policy will raise the likelihood of liquidity shock, signaling a more prolonged economic downturn and debt distress on a global scale। और जो मिसकैलिब्रेशन किया गया मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को लेके ये बढ़ाता है लाइक्लीहुड लिक्विडिटी शॉक का, ये सिग्नल कर रहा है कि एक और ज्यादा प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकता है, डेट डिस्ट्रेस हो सकता है ग्लोबल स्केल पे। जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन विल ड्राइव जियो इकोनॉमिक वारफेयर एंड हाइटेन द रिस्क ऑफ मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट। और जो जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ये जियो इकोनॉमिक वारफेयर और हाइटेन करेगी जो रिस्क है मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे कि जो डाटा है रशिया के बोरियल फॉरेस्ट को लेके जो कि बिगेस्ट लैंड बेस्ड कार्बन स्टोरेज है प्लेनेट का, ये अब अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में उसके कारण। कॉन्करेंट शॉक, डीपली इंटरकनेक्टेड रिस्क और इरोडिंग रेसिलेंस जो है ये और ज्यादा राइज कर रहा है रिस्क को पॉली क्राइसिस को लेके। एक क्राइसिस जिसके कारण दूसरा या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता हो उन सबके सम पे, उसी को पॉली क्राइसिस कहते हैं। Food fuel cost crisis accelerates sourcing vulnerability while declining investment in human development erode future resilience। और जो फूड हो गया, फ्यूल हो गया, जो कॉस्ट क्राइसिस है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोसाइटल वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर और ये इरोड कर रहा है फ्यूचर रेसिलेंस को। एज वॉलेटिलिटी इन मल्टीपल डोमेन्स ग्रोथ इन पैरेलल द रिस्क ऑफ पॉली क्राइसिस एक्सेलरेट। और जो वॉलेटिलिटी है अलग अलग डोमेन में बढ़ रहा है पैरेलली, इस कारण जो खतरा है पॉली क्राइसिस का ये और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या रिकमेंडेशन दिया गया इसके लिए, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिस्क प्रिपरेशनल एंड कॉपरेशन, मजबूत करने की आवश्यकता है ग्लोबल रिस्क प्रिपरेशनल और कॉपरेशन को। रिस्क टू आइडेंटिफिकेशन एंड फोरसाइट ऑफ कमिंग रिस्क एंड वेज टू सॉल्व इट, हमें आइडेंटिफाई करना होगा और आगे से दूरदर्शिता रखना होगा आने वाले रिस्क को लेकर और तैयारी करना होगा उसको सॉल्व करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन रिस्क प्रिपरेशनल, इन्वेस्टमेंट करना होगा रिस्क प्रिपरेशनल को लेकर, रिथिंक करना होगा फ्यूचर रिस्क को लेकर। ग्लोबल रिस्क क्या है, इसको डिफाइन किया गया है जो पॉसिबिलिटी है कुछ बैड हो सकता है या ये अफेक्ट कर सकता है कंट्री को, वही ग्लोबल रिस्क है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये एक एनुअल स्टडी है जिसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अहेड फोरम एनुअल मीटिंग जो स्विट्जरलैंड में होता है उसके पहले। इसमें ये बेस्ड होता है जो वर्क होता है ग्लोबल रिस्क नेटवर्क का, ये रिपोर्ट डिस्क्राइब करता है जो चेंजेस हुए हैं ग्लोबली रिस्क लैंडस्केप को लेकर ईयर टू ईयर पे, उसके बारे में बताता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, इसके बारे में भी हम जान ले। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पे, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक साथ लाता है डिसीजन मेकर को अलग अलग सोसाइटी के, कि ताकि वो एक साथ काम कर सके प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव के ऊपर जो कि रियल डिफरेंस क्रिएट करेगा।
कुछ जो मेजर रिपोर्ट है जिसको कि पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में इसे बताया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूट एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.